लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, फ्रांस ऑफर्स टू ब्रोकर लेबनान इजराइल टॉक, व्हाट डू वी नो। इसमें लेबनान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध और उसे रोकने की कोशिशों पर चर्चा की गई है। लेख के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस दोनों देशों के बीच बातचीत कराने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि लेबनान की सरकार पहली बार सीधे तौर पर इजराइल से बातचीत करने की इच्छा जता रही है, जो इस लंबे टकराव के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेख बताता है कि ये कूटनीतिक पहल ऐसे समय में सामने आई है जब इजराइल लगातार लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है और दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला करने की भी तैयारी की खबरें हैं। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। संघर्ष की शुरुआत जब तेज हुई तब लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। लेख के अनुसार फ्रांस की योजना ये हो सकती है कि लेबनान और इजराइल के बीच सीधी बातचीत कराकर युद्ध विराम कराया जाए। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस प्रस्ताव के तहत लेबनान इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दे सकता है और बदले में युद्ध खत्म करने की कोशिश होगी। साथ ही दक्षिण लेबनान में लितानी नदी के दक्षिण में लेबनानी सेना की तैनाती और इजरायली सेना की वापसी जैसे कदम भी चर्चा में है। हालांकि लेख ये भी स्पष्ट करता है कि जमीनी हकीकत अभी बहुत जटिल है। एक तरफ इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह भी जवाबी हमले कर रहा है। दोनों पक्षों की स्थितियां अभी इतनी सख्त हैं कि तुरंत बातचीत की संभावना साफ नहीं दिखती। लेख का मूल संदेश ये है कि फ्रांस की पहल कूटनीतिक रूप से अहम जरूर है, लेकिन फिलहाल युद्ध के मैदान की परिस्थितियां तय करेंगी क्या सच में बातचीत शुरू हो पाएगी। जब तक दोनों पक्ष अपने अपने सैन्य दबाव को कम करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक शांति की कोशिशें अनिश्चित ही बनी रहेंगी। बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख, क्या डीजल डिप्लोमेसी सुधार सकती है बांग्लादेश से भारत के संबंध। इसमें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के मौजूदा दौर को ऊर्जा संकट के संदर्भ में समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से कई देशों की तरह बांग्लादेश में भी ईंधन का संकट पैदा हो गया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हैं और इसी बीच इंडिया ने समझौते के तहत 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजकर कुछ राहत दी है। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से अतिरिक्त 50,000 मीट्रिक टन डीजल देने की भी मांग की है। लेख के अनुसार बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। बांग्लादेश की सत्ता में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी के आने के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या भारत इस संकट के समय मदद करके रिश्तों को बेहतर बना सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत अतिरिक्त डीजल देकर मदद करता है तो इससे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ सकता है और चीन के प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने चाइना से भी ऊर्जा मदद मांगी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मामला इतना सरल नहीं है। भारत के पूर्व राजनयिक शशांक का कहना है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत पड़ोसी देशों की मदद की जाती रही है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत को अपनी घरेलू जरूरतों को भी देखना होगा, क्योंकि ईंधन का संकट भारत पर भी पड़ रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ कनिका रेखा का कहना है कि डीजल डिप्लोमेसी से कुछ सकारात्मक संकेत जरूर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ तेल की आपूर्ति से दोनों देशों के संबंध अचानक बेहतर नहीं हो जाएंगे। उनके मुताबिक कूटनीति कई स्तरों पर चलती है, राजनीतिक संपर्क, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक रिश्ते, और उन्हें साथ साथ मजबूत करना पड़ता है। डॉन में प्रकाशित लेख, द मार्च ऑफ फॉली में अमेरिका ईरान युद्ध और उसकी रणनीति को इतिहास के संदर्भ में समझाने की कोशिश की गई है। लेख का तर्क है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया, उसके लक्ष्य लगातार बदलते रहे हैं। कभी शासन परिवर्तन की बात, कभी ईरान के आत्मसमर्पण की मांग, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ईरान की व्यवस्था अभी भी कायम है और नया सुप्रीम लीडर आने के बाद भी तेहरान अपने हमलों के जरिए जवाब दे रहा है। के अनुसार इस युद्ध से ईरान को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसने खाड़ी क्षेत्र के तेल ढांचे और तेल आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाकर युद्ध की कीमत बढ़ा दी है।
खासतौर पर हॉर्मुज के जरिए तेल आपूर्ति में बाधा डालने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मच गई है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ रहा है। लेख में कहा गया है कि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर विरोध बढ़ रहा है। जनमत सर्वे बताते हैं कि अधिकांश अमेरिकी इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और ट्रंप के समर्थक भी राजनीतिक नुकसान की आशंका जता रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप इस संघर्ष में काफी हद तक नेतन्याहू के दबाव में आए और ये कदम अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं था। लेख इस पूरी स्थिति की तुलना इतिहासकार बारबरा वीटसमंड की किताब द मार्च ऑफ फॉली से करता है, जिसमें बताया गया है कि कई बार सरकारें ऐसी नीतियां अपनाती हैं जो उनके अपने हितों के खिलाफ होती हैं। लेख का कहना है कि ईरान के खिलाफ ये युद्ध उसी तरह की राजनीतिक भूल का उदाहरण है, क्योंकि इससे ना तो ईरान की व्यवस्था बदली, ना ही क्षेत्र में स्थिरता आई, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट और नई अस्थिरता पैदा हो गई। लेख का निष्कर्ष यह है कि ट्रंप प्रशासन ने कूटनीतिक रास्ते की बजाय सैन्य कार्रवाई को चुना, जबकि बातचीत के समाधान की संभावना मौजूद थी। ऐसे में युद्ध इतिहास में उन फैसलों की तरह देखा जा सकता है जो जल्दबाजी और गलत आकलन के कारण देशों को अपने ही हितों के खिलाफ ले जाते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन वेट लॉस, जॉब एंड एडिक्शन, देयर इज टू मच मोरलाइजिंग अबाउट दीज रिमार्केबल मेडिसिन्स। इसमें मोटापा कम करने वाली नई दवाओं, खासकर GLP-1 इंजेक्शन को लेकर समाज में मौजूद नैतिकता और पूर्वाग्रह पर सवाल उठाए गए हैं। लेख में कहा गया है कि हाल के शोधों से संकेत मिल रहे हैं कि ये दवाएं सिर्फ भूख कम नहीं करती, बल्कि नशे जैसी दूसरी लतों को भी कम करने में मदद कर सकती हैं। अमेरिका में पूर्व सैनिकों पर एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें नशे की लत या ओवरडोज का खतरा काफी कम था। संपादकीय का कहना है कि इन दवाओं का असर दिमाग के उसी हिस्से पर पड़ता है जो इनाम और लत से जुड़ा होता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि खाने की तीव्र इच्छा और नशे की लत का जैविक आधार कहीं ना कहीं समान हो सकता है। यही वजह है कि भविष्य में इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल नशे के इलाज में भी किया जा सकता है। लेकिन लेख ये भी बताता है कि मोटापे के इलाज के लिए इन दवाओं को लेकर समाज में काफी नैतिक उपदेश दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वजन कम करना इच्छा शक्ति और अनुशासन से होना चाहिए, दवाओं से नहीं, जबकि नशे की लत को आमतौर पर एक बीमारी माना जाता है और इसके इलाज के लिए दवाओं का इस्तेमाल स्वीकार किया गया है। संपादकीय का तर्क है कि ये दोहरा नजरिया गलत है। लेख ये भी स्वीकार करता है कि इन दवाओं की कुछ सीमाएं हैं, वो महंगी हैं और इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मानना जरूरी है कि मोटापा भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और अगर कोई दवा इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकती है तो उसे केवल इच्छा शक्ति की कमी कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। संपादकीय का निष्कर्ष है कि जैसे समय के साथ समाज ने नशे की लत को नैतिक असफलता नहीं बल्कि एक बीमारी के रूप में समझना शुरू किया, वैसे ही मोटापे को भी उसी नजर से देखना चाहिए। अगर विज्ञान ऐसी दवाएं दे रहा है जो इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकती हैं, तो इनके इस्तेमाल पर नैतिक भाषण देने की बजाय व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा समझदारी होगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.